Good morning, class. Welcome back. Student, as you know, in previous lecture, we have discussed about some trends in periodic table. हमने वैलेंस एंड वैलेंसी पर डिस्कस कर लिया है, एटॉमिक रेडियस पर डिस्कस कर लिया है, राइट। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन इंथैल्पी कैसे वेरी करती है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। सेम वे मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशन देखेंगे, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। राइट स्टूडेंट्स, ये दो हमारे आज के टॉपिक रहेंगे, राइट। तो बिफोर प्रोसीड फर्दर थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, राइट। तो एज यू नो, तो वैलेंस एंड वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस क्या है आपके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम सुना होगा आपने। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का। आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसको वैलेंस सेल कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे सोडियम को ही ले लीजिए या लिथियम को लीजिए। सपोज आई हैव लिथियम एटम, राइट। तो लिथियम के इनरमोस्ट में 2 फिर 1, राइट। तो वह इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1, राइट। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, दैट इज आउटर मोस्ट शेल, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये बात समझ में आती है। तो अगर हम बात करें वेरिएशन की, ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियड की बात करेंगे। तो देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या रहते हैं? हमेशा रिमेन सेम रहते ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, राइट। और वैलेंस सेल क्या होते हैं? सेम रहते हैं। एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस। ये हमने डिस्कस किया था, राइट। ये बात समझ में आती है। देयरफॉर द फर्स्ट member of every period has one valence electron and last member has 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम, ठीक है, अब देखो, जैसे मैं सेकेंड पीरियड की बात करता हूँ, तो सेकेंड पीरियड में सारे जो एलिमेंट हैं उनके जो वैलेंस शेल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में एक 1 2 3 4 5 एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है, ठीक। और ग्रुप में बात करेंगे, अगर मैं ग्रुप की बात करूँगा, टॉप टू बॉटम की बात करूँगा, ग्रुप में ऐसे जाएंगे, जब टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे, व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल, राइट। तो इन मूविंग डाउन द ग्रुप, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट रिमेन द सेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सपोज ले लेता हूँ लिथियम और यहाँ लेता हूँ पोटेशियम, राइट। बीच में और भी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। तो लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि फर्स्ट में ग्रुप का है, ठीक। और पोटेशियम का क्या होगा? 2 8 8 1। देखो, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई, 1 2 3 4 हो गया। और इसका लास्ट ऑर्बिट में, जिसे ऑर्बिट कहते हैं या वैलेंस सेल जिसे कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? सब में सेम है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, ठीक है। इन मूविंग डाउन द ग्रुप, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्स रिमेन द सेम, राइट। द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। जितना ग्रुप नंबर होता है, जैसे मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल अभी थोड़ी ड्रॉ करूँ आपको समझ जाने के लिए, तो कुछ इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल होता है, राइट।
इस तरह का, ठीक है। तो इसमें ग्रुप फर्स्ट सेकेंड, राइट। तो आपके पास फिर कुछ इस तरह का पीरियडिक टेबल होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। ये 13 से लेके 18 तक होता है, राइट। तो जितना नंबर ग्रुप का, ग्रुप फर्स्ट, इसका मतलब इसकी जो जो लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, एक होगा, जितना ग्रुप नंबर होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसकी वैलेंसी, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, इसका कितना होगा 2, सेम वे थर्ड ग्रुप का कितना होगा 3, फोर ग्रुप का कितना होगा 4, लाइक दैट, राइट। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। और वैलेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी क्या है बेटा, वैलेंसी नथिंग बट इट इज़ क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ क्यों कंबाइंड होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है, राइट। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइंड्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, कंबाइन करने के पीछे रीजन क्या है, टू अटेन द स्टेबिलिटी या टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, राइट, या डुप्लेट। तो वैलेंसी को हमने डिफाइन किया था, वैलेंसी में भी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, राइट। ये बात समझिए। अब हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था, मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl सपोज दैट, ठीक है। तो मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देता है, और जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड होने के लिए या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक। तो इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा तो एक वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये एक ले रहा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी क्लोरीन की, राइट। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड या शेयर्ड बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी। आप ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। तो वैलेंसी को कई टर्म्स से हम समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, जितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, ठीक। एक एटम है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, अगर 3 दे रहा है तो 3 हो जाएगी, राइट। 1 दे रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा तो उसकी -1, 2 ले रहा तो उसकी -2, 3 ले रहा तो उसकी 3 हो जाएगी, राइट। तो ये हमने पिछले कुछ अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो वैलेंसी ऑफ मेटल होता है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑफ मेटल की हम जब बात करते हैं तो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल के केसेस में, मेटल वाले केसेस में, जैसे मेरे पास सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। जितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 2 8 1, ठीक है। जैसे इसका पहले में 2 फिर 8 फिर 1, तो जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल वाले केसेस में, मेटल की वो पार्टिकुलर क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, राइट, राइट स्टूडेंट्स। और वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, क्या करोगे आप उसके लिए, उसके लिए आप क्या करोगे, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल की, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल के केसेस में क्या करोगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे, ठीक है। या जितना वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है नॉन मेटल वाले केसेस में, वो क्या कहलाता है, उसी की वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो ये वैलेंसी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक। और एटॉमिक रेडियस आप जानते ही हैं, एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम, तो रेडियस क्या है, इंक्रीज़ करेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन
बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। राइट, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं लिथियम का ले लूँ यहाँ पर, तो लिथियम का 2 8 3 होता है ना लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो पहले में 2 फिर 1। अब मैं सीधे लिथियम सोडियम पोटेशियम को ले लूँ सीधे, ठीक है, इसका 19 होता है। तो इसमें कितने शेल आ जाएंगे, 2 8 8 एंड 1 मोर 1। तो देखिए ये सेंटर है, सेंटर से लास्ट जो शेल होता है उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो देखो इसका रेडियस ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, तो अगर हम नीचे के एलिमेंट देखें सीजियम, तो सीजियम का तो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, लिथियम का जो साइज होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द शेल। ठीक है, राइट। और हमने एक डिस्कस और किया था, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन द पीरियडिक टेबल, बिकॉज एक चीज़ हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं लेफ्ट टू राइट जाने में वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, बट जेड इफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस जो लास्ट आपके सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स ज़्यादा लगाएगा। फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो सेल्स क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा। तो साइज़ जो होता है लेफ्ट राइट जाने में वो क्या होता है, डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, राइट, जबकि टॉप टू बॉटम में इंक्रीज़ करता है और यहाँ डिक्रीज़ करेगा बिकॉज ऑफ द मोर जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट यहाँ पर काम ज़्यादा करता है। ठीक, तो ये हमारी डिस्कस इससे पहले हुई थी। ठीक है, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द आयनाइजेशन इन। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आयनाइजेशन इंथैल्पी को। ठीक है, इंथैल्पी माना होता है हीट, ठीक, या आप कह सकते हैं एनर्जी। राइट, अब एनर्जी का यहाँ पर सेंस ये है, और आयनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी एटम को आयन में चेंज करना है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज दैट मैं कहता हूँ सोडियम, दिस इज द मेटल, ये तो मेटल है। ठीक, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है अपने, ठीक, केमिकल रिएक्शन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो ये बदल जाता है Na+ में। ठीक है, जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज़ केवल मेटल करते हैं। राइट, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, ये आइसोलेटेड एटम है, ये तो एटम है, बट ये क्या है, सोडियम आयन, आयन, इसका आयनाइजेशन हो गया। ठीक है, ये मेटल क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। अब आयनाइज क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो आयनाइजेशन के लिए जो हमको इंथैल्पी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, यानी कि किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और आयन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है, रिमूव करेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release this is electron, right, required to release, या you can say remove 1 mole of electron। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या सिंपली यू कैन से remove 1 or 2 electron, 3 electron, right, are you getting? तो ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एटम इज प्रेजेंट इन इट्स गैसेस स्टेट या आइसोलेटेड स्टेट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, एनर्जी उसे कहते हैं, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ठीक है, यानी कि एक एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को उसके
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। सपोज दैट मेरे पास यहाँ लिथियम है, राइट। सपोज दैट यहाँ मैं लिथियम ले लेता हूँ, लिथियम का 2 1, राइट। लिथियम के बाद मैं सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम का होगा 2 8 1, ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपके पास पोटेशियम 2 8 8 एंड दिस इज द लास्ट शेल, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब आपको ये पता है कि जब हम टॉप से नीचे की ओर जाते हैं तो रेडियस बढ़ती जाती है। ठीक है, रेडियस बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। लास्ट जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी और न्यूक्लियस के साथ जो दूरी है रेडियस वो बढ़ते जाएगी, राइट। तो बढ़ने से क्या होगा, जो जेड इफेक्ट है न्यूक्लियर, ठीक है, इफेक्टिव जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर वो भी कम होते जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस जब बढ़ती है तो जो न्यूक्लियस का जो प्रभाव है, जो अट्रैक्शन फोर्स है लास्ट इलेक्ट्रॉन में, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं लेकिन जेड इफेक्ट आर डोमिनेट। ठीक है, जेड इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट हो जाता है। ठीक, दो फैक्टर काम करते हैं, एक जेड इफेक्ट और वैलेंस शेल, नंबर ऑफ शेल्स, राइट। तो यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो फोर्स है, देखो सारे इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, चाहे वो इनर हो या फिर आउटर हो, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इनर का, फिर उसके बाहर वाला, फिर सबसे कम फोर्स लगेगा बाहर वाला। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ, सपोज दैट ये एटम है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, राइट। ये सेंटर है और ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, ये जो चार्ज है जेड इफेक्ट जिसे मैं कह रहा हूँ, इसका इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ये होगा, यानी कि मैं लिथियम की बात करूँगा तो लिथियम में तो केवल कितने शेल हैं, 2 और 1। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला लिथियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन, एज कम्पेयर टू ये वाले इलेक्ट्रॉन से ये किसका हो सकता है, 2 8 8 1, ये होगा आपका पोटेशियम के का मान लीजिए, पोटेशियम का। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है, इस पर फोर्स कम है न्यूक्लियस का। ठीक है, यानी कि ये जल्दी निकल सकता है, निकल जाता है। ठीक, यानी कि इसमें हमको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, पोटेशियम वाले केसेस के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम। तो लिथियम में बाहर अगर निकालना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रॉन, तो हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी हमको क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, राइट। और यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो इस बात को समझें, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, राइट। तो डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से जेड इफेक्ट, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने का मतलब है कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इसका प्रभाव क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। कम होगा तो इसको रिलीज़ करने के लिए हमको लेस एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, राइट। ये बात समझ में आती है। तो एक बात और यहाँ पर आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर लिया है कि एटॉमिक
रेडियस की हमने बात करी थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/IE के। आई का मतलब है यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी, राइट, या इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हो, राइट। जो आपके पास एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/IE। इसका मतलब क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर क्या है, एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट। इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करेगी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो साइज बढ़ने के साथ साथ आई घट जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसकी आई सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस जो लास्ट ऑर्बिटल में उसके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नियर है न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, राइट। आर यू गेटिंग? सो एक चीज़ और देखना है आपके पास, ऐसा स्थिति में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे इंक्रीज होती है आई की वैल्यू हम क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। एंड एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज हो रही है पीरियड टेबल में, तो आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना टफ पड़ेगा, या हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो इसको इस तरह से देख लेते हैं फाइनली कि क्या चीज़ है। आई को फिर से समझ लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेल है, ये शेल है, ठीक है। यहाँ पर 1 2, राइट। ये इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये रिमूव हो रहा है, बाहर जा रहा है जब इसको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वो एनर्जी को मैं क्या कह रहा हूँ, आई कह रहा हूँ। ये आई एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो रिमूव हो जा रहा है, ठीक। अब रिमूव होने से वो पार्टिकुलर जो मेटल है, एटम है, खासकर मेटल होगा वो पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। क्योंकि जब कोई भी एलिमेंट मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। प्लस चार्ज यहाँ पर देख लो, दिस इज द न्यूक्लियस, हियर दिस इज न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ जो ये जो ऑर्बिट जो लिखा है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, यानी कि वही शेल की बात कर रहा हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एनर्जी ले रहा है, इसको दी जा रही है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज का बाहर चले जा रहा है, ठीक। और ये जो होल एटम है वो किस में चेंज हो जा रहा है, होल एटम कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जा रहा है, ठीक है। मेटल पर जब प्लस चार्ज आता है तो उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। केवल मेटल ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट? तो यहाँ पर आप समझ जाना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, राइट। ये बात क्लियर कर लो इस मैटर को। तो यहाँ पर एनर्जी जो है उसको दी जा रही है और इलेक्ट्रॉन जंप कर दे रहा है, ठीक है। और जो पार्टिकुलर मेटल होगा वो पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे सोडियम को हम एनर्जी देंगे तो इसका लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा बाहर चले जाएगा, और सोडियम किस में चेंज हो जाएगा, Na प्लस में। प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, इमिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट? तो ये तो था आपके पास आयनाइजेशन इंथैल्पी, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? तो ये तो थी। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड से देखें टॉप टू बॉटम जाने में, देखो यहाँ वेरी सिंपल है। टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे, देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, टॉप टू
से बॉटम जाने में हमारे पास क्या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, घटेगी। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर टॉप में जो मेटल होगा उसका सबसे हाई क्या होगा, आई होगा। ठीक, और सबसे कम किसका होगा, सीजियम का। ठीक है, सीजियम क्या, फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो मैं सीजियम तक की बात करूँ तो सीजियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज। राइट, तो साइज बड़ा होने पर आई कम हो जाती है। अगर मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाऊं पीरियड टेबल में, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। देखो नंबर ऑफ सेल्स सेम हो जाते हैं, बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सोडियम देखिए, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के आउटर मोशन में 2 होंगे, लेकिन शेल क्या है वहाँ पर, शेल तो नंबर ऑफ शेल सेम है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बात आपको। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बढ़ते जाएगी। राइट, सो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सेल जो होते हैं वो रिमेन सेम होते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा, चलो टू सोडियम, ठीक है, दूसरे पीरियड की बात कर लेता हूँ, तो उसमें 2 शेल होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ 2 है तो फिर नेक्स्ट में 3 हो जाएंगे, फिर उसमें 4 हो जाएंगे, इस तरह से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, तो जेड इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो इट मीन से क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर स्ट्रांगली होल्ड बाय द न्यूक्लियस। राइट, तो स्ट्रांगली होल्ड बाय द न्यूक्लियस अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जाने पर जो आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज करेगी। राइट, यानी कि अगर मैं सोडियम की बात करूँ, यहाँ सोडियम फिर मैग्नीशियम की बात करूँ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम के। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसमें और भी फैक्टर्स हैं। ठीक, अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ तो सोडियम का मतलब हो गया आपके पास, यहाँ पर सोडियम का मतलब है आपके पास 281, मैग्नीशियम का था 282, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कमी चाहिए एज कम्पेयर टू 2। राइट, तो अलोंग द पीरियड अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एनर्जी एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, यानी कि सोडियम का कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, सो ऑन। राइट, तो ये तो था आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी कर रही है टॉप टू बॉटम। तो फाइनली हम कैसे थे, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज करेगी। राइट, सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ट्रेंड्स की बात करते हैं, मेटेलिक करेक्टर देख लेते हैं। ठीक है, अब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर देखेंगे। मेटेलिक करेक्टर वो होता है जिसमें कोई भी एटम है अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, ठीक, तो मेटल कहलाता है। लेकिन अच्छा मेटल कौन होगा, जो ईजली क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट। तो मेटेलिक करेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। पहली बात क्या है, जो मेटेलिक करेक्टर है वो किस पर, कौन सा सेंस लेंगे यहाँ पर आप, कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो। तो मेटेलिक करेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। राइट, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस। इस बात को काफ़ी गहनता से समझें आप। ठीक, ये एक मेटल है, मेटल का मैं ये शेल बना रहा हूँ। ठीक, एक मेटल ये है, दूसरा मेटल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, राइट,
यानी कि इसको ऐसे समझें, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, इस ये दिस इज द कंडीशन ए एंड बी। बी में देखिए आप, इलेक्ट्रॉन क्लोज है न्यूक्लियस की, व्हेन द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस exerts द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स ओवर द इलेक्ट्रॉन। ये जो इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो स्ट्रांगली फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपीरियंस कर रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, राइट, बजाय इसके। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि मैंने जेड इफेक्टिव की बात कही कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कही थी ना, तो इस पर ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिस प्रिवेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन escaping from the atom। ठीक है, ये बात समझ आ रही? तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। पहली बात, इजीली रिमूव नहीं होने का मतलब हो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, अच्छा मेटल वही होता है जो इजी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, राइट। बिकॉज ऑफ जेड इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलेगा, राइट। तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जितना साइज स्मॉल होगा, इसका एक सेंस ये निकल रहा है कि साइज स्मॉल होने से, साइज अगर स्मॉल है, ठीक है, अगर साइज आपका स्मॉल है तो जेड इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। जेड इफेक्ट ज़्यादा लगेगा तो मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को देने की, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, जेड इफेक्ट ज़्यादा है तो हाई एनर्जी यहाँ पर नीड होगी हमको बाहर निकालने के लिए, एज़ कम्पेयर टू मैंने जो सेकेंड डायग्राम में बना रखा है, ये इजीली बाहर हो जाएगा। जो इजीली तरह से इलेक्ट्रॉन जिसमें बाहर हो जाते हैं वो अच्छा मेटल माना जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, दिस प्रिवेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स escaping from the atom easy, right? On the other hand, if the valence electron far from the nucleus, it can remove easily। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का क्लोज होना मेटेलिक करेक्टर को डिक्रीज करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अगर बहुत दूर है, इट मीन्स क्या है, वो मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा शो करेगा, यानी कि मेटल अच्छा माना जाएगा। ठीक, मेटल की क्वालिटी क्या है कि वो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है मेटल। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, बिकॉज आपको पता है ये लिथियम का साइज है, और यहाँ पर मैं पोटेशियम का बना देता हूँ, सीजियम का इससे भी ज़्यादा सेल्स वाला होगा ना। ठीक है, तो अच्छा मेटल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें जेड इफेक्ट, ठीक है, जेड इफेक्ट बहुत कम लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस का दबदबा कम है, कहने का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस को होल्ड करेगा बहुत टाइटली, तो ये नॉन मेटल हो जाएगा, जबकि ये अच्छा मेटल माना जाएगा। ठीक है, ये इजीली रिमूव हो जाएगा। देखो, नंबर ऑफ सेल से बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे तो मेटेलिक करेक्टर वो उतना ज़्यादा अच्छा शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहानी वही है। ठीक, बाइनाइजेशन और इसमें थोड़ा सा कोरिलेशन है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कि लार्जर द एटॉमिक साइज, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, लार्जर द एटॉमिक साइज, लार्जर द एटॉमिक साइज, या इसको आप ऐसे देख सकते हैं, दिस वन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई, इसका ऑर्बिटल दिखाई देंगे, ये आपका लिथियम, ये सोडियम, पोटेशियम, प्रोबेडियम, राइट। तो जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने में एज यू नो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जल्दी हो जाएगा, यानी कि आई इसकी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लिथियम।
राइट। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास, लार्जर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द ease with which electron can lose can be loose, right? Hence we can say metallic character across the period, अगर हम बात across की करेंगे, decreases and down the group increases, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, और जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब है कि जेड इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, तो वो नहीं निकल पाएगा बाहर इजली, ठीक है, वो उसको बांधे रखेगा। यहाँ पर दो सिनेरियो हैं आपके पास, दो स्थितियाँ हैं, यहाँ आप इजली देख सकते हो, ठीक, कहाँ पर क्या हो रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, जबकि आपके अक्रॉस द पीरियड जाने पर, अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स सेम हो रहे हैं लेकिन साइज घट रहा है बिकॉज ऑफ द जेड इफेक्ट। इन दिस केस द जेड इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट ओवर नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ इसका साइज और इसके साइज में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक, राइट। तो डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या करेगा, अक्रॉस जाने में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एंड डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और डिक्रीज कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर ये शो करेगा लेफ्ट टू राइट जाने में, इसमें सबसे कम होगा, ये नॉन मेटल की कंडीशन आ जाती है यहाँ से, राइट। आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? तो ये दो पॉइंटों को आप समझ लेना, डाउन द ग्रुप जाने पर एंड अक्रॉस द पीरियड जाने पर, राइट, गेटिंग नाउ। तो हम फाइनली कह सकते हैं एक नज़र में, ठीक, जो हमारी डिस्कस अभी तक हुई है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ठीक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये तो आप जानते हैं ना। और एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ये लेफ्ट टू राइट जाने की बात है। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो क्या क्या चीज़ मिलेंगी हमको, एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, पहले सोडियम, जैसे यहाँ दे लीजिए लिथियम, बेरियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक। एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसे मैं जेड इफेक्ट कर रहा हूँ, तो जेड इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, रिलीज नहीं हो पाएगा, वो श्रिंक करेगा, यानी कि न्यूक्लियस उसको अपने ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सो electron are held tightly, hence ease of loose electrons decrease, ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना भी कम हो जाएगा, टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपके पास आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में, अक्रॉस द पीरियड एंड टॉप टू बॉटम जाने पर क्या क्या फ़र्क। सो स्टूडेंट, ये तो था आपके पास जो हमने अभी ट्रेंड्स पढ़े पीरियोडिक टेबल में, इनका वेरिएशन कहाँ से कहाँ की ओर होता है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, इन सब पर डिस्कस करेंगे, इनका वेरिएशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे वेरी करता है, राइट। टिल देन आप इन सारे चीज़ों को याद करें, मेमोराइज करें, राइट, एंड टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।